चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए। इसी सवाल के साथ आज पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोग की लहर है। हर आंखें नम है और हर एक सुर में बस एक ही सवाल है कि कहां तुम चले गए। इसी के माहौल में, इसी तरह के माहौल में साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज की आखिरी रसूमात दिल्ली के लोधी रोड पर अदा की गई और इससे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके जज्द खाकी को रखा गया, जहां पर वजीर आजम मोदी समेत तमाम सियासी जमात के लीडरान वहां पर पहुंचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान जहां पीएम मोदी जज्बाती हो गए तो कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने सुषमा को अपनी बहन की तरह बताया। तो वजीर खारजा सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही है। उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की गई और इस दौरान तमाम अलग अलग जमात के लीडरान मौजूद रहे और उन्होंने खराज अकीदत पेश की और आखिरी रसूमात अदा की गई। उनकी बेटी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी और तमाम जो पार्टी के लीडर हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। पार्लियामेंट में जब वो बोलने के लिए खड़ी होती थी तो हम सभी लोग, सामने वाले भी सुनते थे और जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद कर दी। मगर यही उसकी क्वालिटी जो थी, यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज़ है। मैं डिप्टी चेयरमैन थी राज्यसभा में जब वो एक यंग पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आई और आते ही सुषमा जी ने अपनी जगह राज्यसभा में बना ली। वो बहुत अच्छा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बहुत अच्छा भाषण करती थी, लोग सुनते थे ध्यान से। उन्होंने अपने एक्सटर्नल अफेयर के ज़माने में बहुत से इनोवेशन किए। उन्होंने ट्वीट का हैंडल इतना इजी कर दिया कि कोई भी उनको कहीं भी दुनिया के किसी जगह से भारतीय ट्वीट करता था तो उसका जवाब ज़रूर देती थी। इसके साथ साथ जब वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मंत्री थी तो भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थी तो उनके रिश्ते सबसे बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैंने ये सब पीरियड देखा है उनका। वो एक बहुत अच्छी इंसान थी, लोगों ने बहुत दिनों तक याद करेंगे। और वहीं मरकजी वजीर बराए अक़िलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सुषमा स्वराज को इंसाफ और इंसानियत की मिसाल बताया और साथ ही सुषमा के जाने को बड़ा नुकसान बताया। के अंदर जो एक इंसानियत थी और इंसाफ का जो जज्बा था, उस इंसानियत और इंसाफ के जज्बे को कभी कोई मिटा नहीं सकता, कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे भाई की तरह मानती थी, राखी बांधती थी और निश्चित तौर से उनका जो दुनिया से जाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक, सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा नुकसान है और उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती और हमेशा हर पल जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सुषमा जी याद आएंगी। सुषमा जी के निधन पर बहुत ही अफसोस। और सुषमा जी वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। अटल जी के वक्त में उनके 2-3 लीडरों में उनका नाम गिना जाता था। वैसी दोबारा लीडर कोई मिलना मुश्किल होगा जो विपक्ष में रहकर भी या सत्ता में रहकर भी दूसरी पार्टियों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखती थी और पर्सनल और पॉलिटिकल चीजों को मिक्स नहीं करती। वैसे तो सुषमा स्वराज ने दिल्ली के वजीर आला से लेकर मरकज में बतौर काबीना वजीर कई महकमे की जिम्मेदारी संभाली और जहां भी रही वो अपनी अलग उन्होंने पहचान बनाई। इस दौरान वजीर खारजा रहते हुए गैर ममालिक में फंसे हुए हजारों हिंदुस्तानियों की उन्होंने मदद की। अपने अजीम कायद की मौत की खबर सुनते ही उनके दर्द छलक उठे। मैं सऊदी अरब तमाम गई थी
दम्मा में मैडम बहुत परेशानी कर रहे थे मेरे, और वहाँ के कपड़े लोग सता रहे थे। तो सुष्मिता स्वराज मैडम से अप्लाई करे, वहाँ से उन्होंने मेरे को वहाँ से बुलाए। बहुत परेशान थी, परेशानी में साथ दिए मेरा, इन्हें बहुत सारी औरतों का साथ दिए। उनमें से एक मैं हूँ जो मेरे को वहाँ के मुश्किलात में से निकाले। और सुष्मिता स्वराज मैडम का इंतकाल हो गया बल्कि सुने, इसके लिए बहुत अफसोस है। उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनके हयाती में भी शुक्रिया अदा करें और आखिर में भी शुक्रिया अदा करें कि हमारे वहाँ से मुश्किलात में से बचाएं। सुषमा स्वराज मैडम का जो देहांत हुआ है, मैं समझता हूँ कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक पर्सनल लॉस है। ख़ास तौर पर जो हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो लोग गल्फ में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पर्सनल लॉस है। मुझे इत्तेफाक रहा कि उनके साथ काम करने का तकरीबन 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक हमने कई केसेस हैदराबाद के जो लोग, ख़ास तौर पर जो खदामा केसेस, खदामा के वीज़ा पर जाके ख़वातीन जो हैदराबाद की फंस जा रही थी और जो परेशान थे वो लोग, उनके केसेस में जब भी ट्वीट करता था तो शी वॉज दी इमीडिएटली ट्वीट पे जवाब देते थे। और उसके बाद में कई केसेस में तो ऐसा होता था कि विक्टिम से मदर, उनके जो रिलेटिव्स जो कंप्लेंट करते थे, पर्सनली उनके ऑफिस से कॉल आता था। यानी दिल से अगर किसी की इज्जत करना, किसी का दिल बोलता है कि सामने वाले की इज्जत करना, तो वो औरत का नाम था सुषमा स्वराज। इट्स ए वेरी ग्रेट लॉस फॉर इंडिया स्पेशली। सुषमा स्वराज को मुल्क और पूरी दुनिया एक दमदार आवाज के तौर पर भी याद करेगी, चाहे वो लोकसभा हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली जैसा बैनुल अक़वामी मंच। सुषमा स्वराज जहां कहीं भी बोलती थी, बेबाकी से अपनी बात को रखा करती थी और इसी वजह से वो बीजेपी के साथ साथ हिंदुस्तान की भी संकट मोचक साबित हुई। देखिए आज से 23 साल पहले किस तरह से सुषमा स्वराज ने लोकसभा में आर्टिकल 370 की मुखालफत की थी और कॉमन सिविल कोड की हिमायत की थी। हम सांप्रदायिक हैं। वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में पूर्ण जाति, वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। उन्नीस सौ 97 में देवगौड़ा की मिलीजुली सरकार गिर चुकी थी और गुजरात सरकार इक़्तिदार में आई। सरकार को कांग्रेस की हिमायत हासिल थी और लोकसभा में सरकार के एतमाद के वोट पर चर्चा हो रही थी। यहां पर सुषमा स्वराज ने बेबाकी से कांग्रेस की एक एक गलती को ऐवान में गिनवाया। भाजपा को आप कोसने से रोक नहीं पाओगे। समय भाजपा को कोसने का नहीं है, अपने अपने दिल में झांककर अपने लिए आत्मचिंतन करने का है। आज समय है जब कांग्रेस जन सोचें कि क्या कारण है देश की स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करने वाली कांग्रेस इस देश में सियासी जमात के रूप में नहीं बल्कि कौमी तहरीक के रूप में जानी जाने वाली कांग्रेस आज चंद सूबों तक सिमट कर क्यों रह गई। गिरेवा में झांकिए और जवाब दीजिए। आपके लिए आत्मचिंतन का विषय है ये कि सूबों की सोचिए जरा, जवाब मिलेगा आपको, जवाब मिलेगा आपको कि राज्यों की नेचुरल लीडरशिप को डिमोलिश करके अपनी पार्टी को सत्ता में बैठाने की श्रीमती गांधी की शैली ने कांग्रेस को डुबोया है। जवाब मिलेगा आपको, राजीव गांधी के दुस्साहसी एडवेंचरिज्म ने कांग्रेस को डुबोया है। जवाब मिलेगा आपको, नरसिंह राव जी के राज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल परसिक्यूशन की शैली ने कांग्रेस को डुबोया है। जवाब मिलेगा आपको, कांग्रेस सीताराम केसरी के अविवेकपूर्ण फैसलों ने कांग्रेस को डुबोया।
साल 2002 की बात है जब सुषमा स्वराज वाजपेयी हुकूमत में इत्तलात व नशरियात की वजीर थी। पाकिस्तान के दौरे पर थी और यहाँ पर उन्होंने PTV यानी कि पाकिस्तान टीवी के स्टूडियो में इंटरव्यू देने वो पहुंची थी। एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और सवाल कश्मीर से ताल्लुक रखता था। आप भी देखिए कि किस तरीके से बेबाकी के साथ सुषमा स्वराज ने कश्मीर के मुद्दे पर जवाब दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बैठकर तय किया हमारे बीच में जज कोई नहीं होगा, थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी बैठेगी नहीं, हम अपने मसलात को बायलैटरली हल करेंगे आपस में बात करके। ये दोनों ने बैठकर तय किया और जब दो बैठकर ये तय कर लेते हैं कि कोई तीसरा जज नहीं होगा तो दोनों ही एक दूसरे के चीजों का जज होंगे। अगर हम ये कहते हैं कि ये चीजें करें तो बातचीत शुरू होगी, तो अगर हमको ये लगता है कि हाँ आपने उसके मुताबिक किया तो बातचीत शुरू होगी। अगर आप हमें किसी चीज पर कहते हैं कि आप ये करेंगे तब हम इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये आप ही देखेंगे कि हमने ये किया या नहीं किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसलात में कोई तीसरा जज नहीं होगा। वाजपेयी सरकार में सुषमा स्वराज पार्लिमानी उमूर की वजीर बनी थी और 2003 में कांग्रेस वाजपेयी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई। लोकसभा में अपोजिशन के इल्जामात का जवाब देने का मोर्चा सुषमा स्वराज ने ही संभाला। आप भी देखिए कि आखिर किस तरीके से सुषमा स्वराज ने कांग्रेस को ऐवान में आईना दिखा दिया। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो प्रधानमंत्री भी उसके घेरे में होने चाहिए। ये है इस सरकार की सोच, ये है अटल बिहारी वाजपेयी की सोच। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पिछली तारीख से संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री के चुनाव को नॉन जस्टिसिएबल करार देना क्या कानून से ऊपर रखना नहीं था? इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी श्रीमती सोनिया गांधी को कि जब आप वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करा करें तो एक बार कांग्रेस का इतिहास जरूर जान लिया करें, वरना टिप्पणी करने के बाद आपको एम्बैरेसमेंट सहना पड़ता है क्योंकि लोग आपको आपका अतीत याद दिलाते हैं। साल 2009 में सुषमा स्वराज लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर थी और कांग्रेस इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त की तस्दीक कर रही थी। इसका जवाब किस तरह से सुषमा स्वराज ने दिया, आपको ये जरूर देखना चाहिए। 1977 में जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हारी थी उपाध्यक्ष जी, अमृतसर से लेकर कलकत्ते तक कांग्रेस का सफाया हो गया। बहुत से समीक्षकों ने यह कहा था कि अब कांग्रेस की तिश्री हो गई, लेकिन मात्र 2.5 वर्ष के बाद वो उसी धमक से वापस लौटी थी। 1984 में श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें प्राप्त की थी और हम 2 पर आकर रुक गए थे। 5 बरस बीते और अगला चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई थी। उपाध्यक्ष जी हम 40 गुना होकर उभरे थे, 40 गुना। हम अब भी 116 हैं। मैं आपकी संख्या 99 की याद करा दूं, आप 114 जीत कर आए थे। 116 114 से तो थोड़े ज्यादा ही होते। अगर 114 वाले सन 2004 में सरकार बना गए तो 116 वालों की तिश्री कैसे होगी? राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं और उपाध्यक्ष जी किसी भी लड़ाई की तिश्री तब होती है जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, हम मैदान में डटे हुए हैं और इसी पराजय में से हम विजय की राह निकालेंगे। ये आज मैं ऐलान करके आपके सामने कहना चाहती हूँ। 2014 में मुल्क में मोदी हुकूमत बनी, जहां सुषमा स्वराज वजीर खारजा बनी। 23 सितंबर 2017 को उन्होंने UN में स्पीच दी और जिसमें उन्होंने आतंकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए।
आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। शेर और शायरी के इस्तेमाल का उनका अंदाज सबसे जुदा था। शेर और शायरी में सुषमा स्वराज ने बेहतर मुकर्रिर लालू प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ दिया। 2015 में पार्लियामेंट में एक अहम इशू पर बहस चल रही थी। उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने सुषमा स्वराज पर एक शेर पढ़ा। बस फिर क्या था, सुषमा स्वराज ने भी लालू प्रसाद यादव के शेर के जवाब में उन्हीं के अंदाज में शेर। सुषमा स्वराज के इस शायराना अंदाज को न सिर्फ पार्लियामेंट ने देखा, बल्कि पूरा मुल्क इसका गवाह है और इसे याद भी कर रहा है। खास तौर पर उस वक्त जब वो हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे और रुख करते हैं कुछ और खबरों की जानिब, जहां पर कर्नाटक के हुबली में इंतजामिया ने क्लाउड सीडिंग तकनीक का सहारा लेकर आर्टिफिशियल बारिश करवाई है। इंतजामिया की इस पहल से उस इलाके के किसानों को फायदा पहुंचने का दावा किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि बहुत से ऐसी फसलें होती हैं जिनका सहारा बरसात का पानी ही होता है, लेकिन इस साल मानसून की कमी की वजह से ऐसे किसान काफी ज्यादा परेशान थे, जिसके बाद इंतजामिया ने गैर मुल्की साइंसदानों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। कर्नाटक के कई इलाकों में इस मानसून में काफी कम बरसात हुई है, जिससे सूखे की मार से किसान परेशान थे और उम्मीद जताई जा रही है कि इस आर्टिफिशियल बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। What are we doing in the cloud seeding operation? We're just flying up in the different altitudes and checking for different moistures and where the raindrops are. We fly around the cells, make sure that it rains. We just let off our flares and it lets off a chemical into the cloud and makes it rain. What is the percentage of success in this? That I can't say. I'm not exactly sure on that right now. So you are doing this from long time. So how do you feel that how much rain will come and what is the percentage of success? It all varies. I guess it could be a lot. It could be little. Right now it looks like it's doing its job, but I think it will be doing very well. I think we're doing something great. मुल्क में पहला प्राइवेट स्पेस म्यूजियम हैदराबाद में शुरू किया गया और इसरो की मदद से शुरू हुए म्यूजियम को देखने के लिए आसपास की रियासतों से तलबा और सयाह आने शुरू हो गए हैं। हालांकि तफसीली जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से बनाए गए इस म्यूजियम में मिसाइलों के बारे में जो तस्वीर के जरिए बताई जाती हैं, मिसाइल मैन आंजहानी एपीजे अब्दुल कलाम की किताबों के जरिए भी लोगों को तफसील से बताई जाती है। हालांकि इसे ज़ाती म्यूजियम में चंद्रयान 2 के चांद पर भेजने के बाद यहाँ भी लोगों की आमद बढ़ गई है, ताकि मुल्क के लोग यहाँ पर मुल्क के साइंसदानों के बीच की बातें समझे और मुल्क के साइंस में हो रही तरक्कियात के बारे में मज़ीद जानकारी उन्हें हासिल हो सके। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।